तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा क्रैश कोर्स लेंगे, जहाँ पर आपको सारी की सारी जो बेसिक होती है वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से, वो भी एक बढ़िया सी वेबसाइट के थ्रू, जहाँ पर जो कि मैंने एक नोट्स वेबसाइट बनाई है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से उसको उसका जो कोड है वो डाउनलोड करेंगे, देन हम उसे ओपन करेंगे एंड उससे आप जो है नोट्स फंक्शनैलिटीज़ है वो रियल टाइम में देख सकते हो और बढ़िया से समझ सकते हो। तो हम क्या करेंगे, आर्क ब्राउज़र ओपन करेंगे, जहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च करूँगी प्रोजेक्ट सेल डॉट वर्सल डॉट ऐप। तो ये जो है ये मेरी वेबसाइट है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो प्रोजेक्ट है अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट जो भी हमने आज तक यहाँ पर बनाई है वो यहाँ पर हमने डाले हैं, जैसे कि यहाँ पर व्यू साइट कर सकते हो आप। तो आपको यहाँ पर जो है वेबसाइट ये फेचिंग कर रहा है वेदर, अगर इसे देखना चाहोगे तो ये भी यहाँ पर हमें जो साइट का जो व्यू है वो दिखता है। न्यूज़ ऐप देखना चाहेंगे तो न्यूज़ ऐप यहाँ पर दिखती है हमें। तो यहाँ पर दिखता है एंड जब अगर हम डाउनलोड करेंगे कोड तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, रेजर पे खुल जाएगा और जैसे हम पे करेंगे तो हमारा जो कोड है वो हमारे मशीन में डाउनलोड हो जाएगा। तो आज हम डाउनलोड करने वाले यहाँ से हमारे जो जावा HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के नोट्स है वो। सो इसे मैंने बाय मी अ मिल के कैटेगरी में डाला है, ताकि मुझे बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आप अगर मुझे मिल्क ख़रीदने में पैसे दें तो मैं मिल्क खरीद सकूँ और पीकर और ज़्यादा स्ट्रांग बन के आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। तो इसके लिए बस छोटी सी कीमत 10 रुपीज़ मैंने यहाँ पर रखी है। आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। सो आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से बाय करेंगे एंड उसे हम समझेंगे। यहाँ से आप व्यू साइट कर सकते हो, तो आपको एक जो ओवरव्यू है वो दिख जाएगा कि कैसे दिखता है। और इसे हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे कोड को। तो जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगी ना, तो यहाँ पर मेरा जो रेज़र पे है वो खुल जाएगा और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक बार जो मेरा मोबाइल नंबर है वो डाल कर आती हूँ। यहाँ पर हमें क्या करें, जो QR कोड है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस QR कोड को करेंगे स्कैन, पे करेंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो परचेज़ करेंगे। तो मैं एक बार स्कैन कर लेती हूँ, 10 रुपीज़ हम पे करेंगे। ओके, तो हमारी पेमेंट जो है वो हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारा कोड जो है यहाँ डाउनलोड हो गया है। अब हमें उसे ओपन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मेरा जो डाउनलोड है वो ओपन करूँगी। तो यहाँ पर बाय मी मिल्क जिप फाइल जो है यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। इसे मैं एक्सट्रैक्ट करूँगी और नोट्स में ऐप जो फोल्डर ओपन एक्सट्रैक्ट हुआ है उसे मैं ओपन करूँगी VS कोड में। ये रहे हमारे वो नोट्स। एंड देन अब हम इसे रन करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके हम इसे रन कर सकते हैं। ओपन इन ब्राउज़र करेंगे। ये रहे हमारे वो नोट्स जहाँ पर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट है। तो HTML के फर्स्टली 4 चैप्टर्स है, CSS के 8 चैप्टर्स है एंड जावास्क्रिप्ट के 8 चैप्टर्स है। गेटिंग स्टार्टिंग में आपको सिंपली यहाँ पर जो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर लेयर जिसे हम बॉयलर प्लेट भी कहते हैं, वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो HTML क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक कंटेंट होता है। जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है। तो जो सपोज़ एक घर है, तो घर का जो स्ट्रक्चर होता है या फिर एक कार की जो स्ट्रक्चर होता है वो होती है इसके HTML। एंड जो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन यानी कि घर के जो कलर्स होते हैं, वे डिज़ाइंस होती है या फिर शोपीस के जो भी सामान होते हैं वो होती है उसकी CSS। एंड जावास्क्रिप्ट यानी कि बिहेवियर एंड लॉजिक। सपोज़ हमारे घर के एग्जांपल में अगर कोई बटन्स हो, फैंस के बटन्स, लाइट के बटन, तो वो जो होता है वो होता है उसका लॉजिक एंड बिहेवियर। तो जावास्क्रिप्ट वो होती है और ये तीनों मिलकर हमारी जो वेबसाइट है वो क्रिएट करते हैं। और जैसे इसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक बॉयलर प्लेट दिखेगी, जो कि HTML की बेसिक सी बॉयलर प्लेट होती है, जहाँ पर सिंपली हमें जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं वही होता है, डॉक टाइप HTML एंड हेड में मेटा डेटा एंड टाइटल और देन बॉडी, वो सारे जो है एक बेसिक बॉयलर प्लेट है। देन यहाँ पर हम लाइव मेटा डाटा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं।
अगर मैं अप्लाई मेटा करूँगी तो मुझे वो मेटा जो है अप्लाई हो जाएगा। शो सिमेंटिक स्टैक्स, शो सिमेंटिक लेआउट, प्रीफर मेन हेडर फुटर ओवर एनोनिमस डिव्स फॉर क्लैरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो जो भी टैग्स होते हैं, जैसे कि हेडर टैग हो गया, नाउ टैग हो गया, मेन टैग हो गया या फिर फुटर टैग होता है, वो कैसे वर्क करते हैं। तो जो सिमेंटिक्स लेआउट होते हैं ना, वो अगर हम हेडर टैग ले रहे हैं तो वो टैग जो है वो हमारे वेबसाइट में कुछ इस तरीके का जो स्पेस होता है, जो स्पेस होता है वो ऑक्यूपाई करेगा। ना बार मेन टैग जो होता है वो जो मिडल हमारी स्क्रीन, जो मिडल वाली स्क्रीन होती है वो ऑक्यूपाई करता है। फुटर हमारी स्क्रीन के नीचे का जो पार्ट होता है ना, वो पार्ट लेता है। उसके बाद है बेसिक टैग्स। तो अब हम यहाँ पर बेसिक टैग्स देखेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट लिया है, इंटरेक्टिव टेक्स्ट, तो यहाँ पर टेक्स्ट लिया है हमने, और अगर इसी टेक्स्ट को मैं स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डालूँ तो मुझे आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। एक बोल्ड सा टैग, एक बोल्ड सा टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग टैग में, और इसे अगर मैं ईएम टैग में डालूँ तो वो हो जाएगा इटैलिक। ईएम में हमारा जो टेक्स्ट होता है ना वो इटैलिक हो जाता है। तो मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट दिखेगा। अगर मैं इसी टेक्स्ट को यू टैग में डालूँ तो अंडरलाइन आ जाएगी, एंड देन इसी टेक्स्ट को कोड टैग में डालूँ तो मुझे जो है कोड टाइप दिखेगा। तो इसी तरीके से हम अलग अलग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग हो गया, ईएम हो गया, यू हो गया एंड कोड हो गया। अब यहाँ पर हमें हेडिंग में 6 हेडिंग्स होती है, H1 टू H6 में। तो H1 जो होती है ना वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, एंड H6 जो होती है वो सबसे सबसे छोटी साइज़ होती है हेडिंग में। अगर हम यहाँ पर रीजनरेट करें हेडिंग, और यहाँ पर इनलाइन एंड ब्लॉक जो है डिस्प्ले, वो यहाँ पर दिखेगा हमें। तो ड्यू जो होता है वो पूरे का पूरे स्पेस जो होता है एक लाइन में, जो भी उस स्पेस होती है वो पूरा का पूरा लेता है, एंड स्पैन जो होता है वो इनलाइन होता है। तो उसे जितनी जगह चाहिए होती है ना, वो उतनी ही जगह लेता है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता। और ड्यू उसे पूरी जगह चाहिए होती है। तो ड्यू एक ब्लॉक टाइप है, एंड स्पैन जो होता है वो इनलाइन टाइप होता है। जो स्पैन होता है वो हमारी स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करता। एंड देन यहाँ पर चैप्टर 3 में हम देखेंगे लिस्ट, टेबल्स, फॉर्म्स। सो यहाँ पर लिस्ट में भी हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक तो होती है ऑर्डर लिस्ट, एंड सेकेंड जो होती है वो होती है अनऑर्डर लिस्ट। तो जो ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट है ना, वो हम ओ एल एंड यू एल टैग यूज़ करके ले सकते हैं। तो ओ एल टैग एंड यू एल टैग में हम उसे ले सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट कैसी होती है, जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में हमें नंबर्स दिखाई देते हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स दिखाई देते हैं, 1 2 3 4 या फिर ABCD। अगर हम ऐड आइटम करेंगे तो हमारा थर्ड फोर्थ आइटम जो होगा वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अनऑर्डर लिस्ट में कैसे होते हैं कि एक बुलेट या फिर कोई भी ऐसा सिंबल जो होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट में, क्योंकि उसे कोई ऑर्डर नहीं होता, और इसे भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली हमने डेफिनेशन दी है, जो कि हमने ऊपर भी बताई थी कि HTML जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर, एंड CSS जो होती है वो होती है उसकी स्टाइल। एंड देन नेक्स्ट है हमारा टेबल बिल्डर। तो ये क्या करेगा, ये है टेबल, इसे आपको समझने में आसानी जाएगी। ये जो है सिंपली हर बाकी के जगह पर क्या होता है कि हम कोड लिखते हैं या लिखे जाते हैं, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं और हमारा लिखने के बाद क्या बनेगा वो हमें पता नहीं होता। तो ये वेबसाइट मैंने खासकर आप लोगों के लिए बनाई है, ताकि आपको एक विजुअली फॉर्म इमेजिन हो कि आप क्या बनाने वाले हो। मतलब अगर आप टेबल बनाते हो तो आपको कैसा दिखेगा वो, इससे ज़्यादा आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब ये टेबल है, टेबल कैसे अगर हम बनाना चाहे तो वो कैसे बना सकते हैं, आपको सभी को पता है टेबल टैग यूज़ करके HTML सिंपली। और यहाँ पर हम टेबल ऐड भी कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा ABC, और रोल होगा डेव का, डेवलपर का, एंड ऐड रो करूँ तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐसे ही हमारा टेबल और भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पर वैल्यूज़ ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे। देन यहाँ पर है फॉर्म। अब फॉर्म टैग भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर भी आई थिंक हमारे VS कोड, ये रहा VS कोड। VS कोड में हमने फॉर्म बनाए, यहाँ पर सारे के सारे जो भी वहाँ पर हमें दिख रहा है ना वो सारा यहाँ पर हमने बना रखा है। सो जो फॉर्म है, टेबल बिल्डर के बाद एक्सेसिबल फॉर्म, यहाँ पर हमने फॉर्म क्रिएट किया है, जैसे कि यहाँ पर लेबल टैग यूज़ किया है, इनपुट टैग यूज़ किया है, लेबल, इनपुट, वो सारा यूज़ करने के बाद हम फॉर्म बनाते हैं। तो वो फॉर्म हमें इस तरीके से दिखेगा। आई थिंक हमारी वेबसाइट क्लोज हो चुकी है। हाँ, तो
यहाँ पर है फॉर्म, जहाँ पर अगर हम वैल्यू लिखूँ, सपोज़ हाई लिख दिया, सब्सक्रिप्शन बेसिक प्रो, तो ये भी फॉर्म के टाइप के जिसे हम रेडियो बटन्स कहते हैं, जो कि हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक फॉर्म में हमें जेंडर्स यूज़ करने, मेल फीमेल, तो वहाँ पर हम रेडियो बटन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होती है दो में से, या फिर 2-3 में से हमें सिर्फ एक वैल्यू चूज़ करनी होती है। वहाँ पर हम रेडियो बटन जो है फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स क्या होता है कि चेक बॉक्स हम कितने भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे फॉर्म में ऐसी कोई कैटेगरी है जहाँ पर हमें 2 से ज़्यादा जो ऑप्शन है वो चूज़ करने पड़ जाए, तो वहाँ पर हम चेक बॉक्स जो है वो यूज़ करते हैं। और अगर यहाँ पर मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी चूज़ कर ली तो भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मैसेज लिखूँगी नाइस टू मीट यू। तो अगर मैं प्रीव्यू डेटा करूँ तो मुझे जो डेटा है वो एज अ जेसन फॉर्मेट मिल जाएगा, जो कि फॉर्म मेरा सबमिट होने के बाद अगर हम डेटाबेस भी ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा जो भी फॉर्म होता है वो एज अ जेसन फॉर्मेट ही स्टोर होता है, या फिर जिस फॉर्मेट में हम उसे स्टोर करना चाहें उस फॉर्मेट में। तो यहाँ पर नेम आ चुका है हाई, प्लान होगा हमारा बेसिक, इंटरेस्ट में HTML CSS JS, क्योंकि हमने सारे के सारे चेक बॉक्स जो है वो चेक करके कर लिए थे, एंड मैसेज में नाइस टू मीट यू। ये सारा जेसन फॉर्मेट जो है वो हमें मिल गया। ये था फॉर्म। देन एडवांस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेसमध्ये मैं यहाँ पर हमने क्या है, सिमेंटिक लेआउट इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड SEO, कैरेक्टर एंटिटीज हेल्प रिप्रेजेंट स्पेशल सिंबल सेफली। हमारे वेबसाइट में अगर हम कोई फॉर्मेट रखें लाइक दिस टाइप की, ऊपर जो होगा वो हेडर होगा, बीच में मेन कंटेंट एंड लास्टली फूटर, तो वो हमारे जो SEO होते हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, हमारी वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प करता है। सो आई थिंक कि वो एक बढ़िया फॉर्मेट है। और यहाँ पर हम हमारे जो कैरेक्टर एंटिटी है वो इनकोड या डिकोड कर सकते हैं। सपोज़ कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो सिम्बॉल्स होते हैं या फिर कोई कैरेक्टर्स होते हैं कि वो एज हम सिंबल नहीं ले सकते, उसे हमें एज अ इनकोडेड डेटा जो होता है वो लेना होता है, जैसे कि ग्रेटर देन या फिर लेस देन के जो सिम्बॉल्स है वो हम इस तरीके से लेंगे तो हमारा जो स्ट्रीम है वो वर्क तो करेगा लेकिन अच्छे से नहीं। अगर हम इसे कोड के फॉर्मेट में लेंगे तो वो अच्छे से वर्क करेगा। और ये जो कैरेक्टर एंटिटी इनकोडर है ना, वो वही काम करता है कि वो क्या करता है, हमारे जो भी कैरेक्टर हम यहाँ पर डालेंगे उसे इनकोड करेगा, जो कि हम कोड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये डाला तो एंड LT सेमीकोलन, तो ये हो गया हमारा लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन, और कुछ इस तरीके से ये हमें इनकोड करके दे देगा। एंड SEO चेकलिस्ट, तो ये क्या करेगा, SEO चेक करेगा हमारा जो टाइटल टैग प्रेजेंट है नहीं है, यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि हमारे SEO चेकलिस्ट में क्या क्या चेक हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। और यहाँ पर मैंने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लिखी है, जैसे कि कंसिस्टेंट इंडेंटेशन हो गया, मीनिंगफुल अल्ट एट्रीब्यूट्स हो गए, यूज लेबल्स विथ फॉर्म कंट्रोल्स, ग्रुप रिलेटेड कंटेंट एंड सिमेंटिक टैग्स, वैलिडेट HTML। तो हमें जो भी हमारे इंडेंटेशन होते हैं या फिर स्पेसेस एंड जो टैग्स ओपन एंड क्लोजिंग होते हैं वो हमें कंसिस्टेंटली करनी चाहिए, कि ताकि हमें कोई एरर ना आए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक भी टैग मिस हो गया या फिर ब्रैकेट ऊपर नीचे हो गया तो सारा का सारा जो कोड होता है वो हमारा ख़राब हो जाता है, या फिर हमारा जो आउटपुट हमें एक्सपेक्ट था वो नहीं मिल पाता। तो इसीलिए हमें कुछ यादें हैं, कुछ बातें हैं वो याद रखनी होती है। एंड देन हम आई थिंक कि आपको HTML के सारे जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थे वो अच्छे से समझ आ चुके होंगे, और इसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं डाउनलोड करके। सिंपली आपको यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है, वहाँ पर जाके कोड दिखना है, फिर यहाँ पर जाके प्रैक्टिस करनी है, तो आप यहाँ से वहाँ कर करके सीख जाओगे। एंड देन हमारा है CSS का। तो CSS के हमारे पास है 8 चैप्टर, और यहाँ पर आपको मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि यहाँ पर आपको CSS की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो भी आपको इतने दिनों में समझने में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि वो एक्चुअल में CSS की प्रॉपर्टीज़ वर्क कैसे करती है, तो आई थिंक कि आपको ये वेबसाइट बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पर आप सारी विजुअली देख सकते हो, अप्लाई करके देख सकते हो, और फिर आप उसे कोड में यूज़ कर सकते हो। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिया है बॉक्स, तो ये क्या करेगा, ये बॉक्स
ये डॉट बॉक्स जो है वो इस बॉक्स को मैच करेगा। ये सेलेक्टर है, जैसे कि हम क्लास या फिर आईडी या फिर किसी भी और टाइप से हमारे जो टैग्स होते हैं या फिर हमें जिसे स्टाइल करना है वो चूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर हैश बॉक्स लिखूँ तो वो जो ब्लू बॉक्स है ना वो सेलेक्ट करेगा। तो ये देखो यहाँ पर हमारी जो पिंक आउटलाइन है वो आ गई, क्योंकि इसने इस बॉक्स को चूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पर डॉट बॉक्स लिखूँ तो यहाँ पर आ जाएगी वो जो भी पिंक आउटलाइन है वो, क्योंकि हमने इस बॉक्स को सेलेक्ट किया है। अब वो डॉट बॉक्स जो है वो इसका भी क्लास है, इसका भी है, इसका भी क्लास नेम है, तो ये तीनों भी यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर होगी आईडीज़ एंड क्लास, तो टॉगल स्टाइल करके हम टॉगल कर सकते हैं स्टाइल को। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी स्टाइलिंग, ये अलग स्टाइल दिखा रहा है, ये अलग स्टाइल दिखा रहा है, ये अलग स्टाइल दिखा रहा है। हर एक एलिमेंट की यूनिक स्टाइलिंग है, तो ये जो है वो ब्लिंक कर रहा है। ये जो CSS की अलग अलग स्टाइलिंग है वो यहाँ पर हमें दिखा रही है। यहाँ पर है स्पेसिफिसिटी, इनलाइन, आईडी, क्लास, एलिमेंट। ग्रुपिंग हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमें सपोज़ हमारे पास 3 टैग्स है और तीन ही को तीन को भी हमें साथ में डिज़ाइन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? अगर हम मेरे पास एक H1 टैग है, H2 टैग है ना, P टैग है, तो मैं क्या करूँगी, H1 टैग लूँगी, कॉमा H2 टैग लूँगी, कॉमा P टैग लूँगी, और उसे जो भी ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट में जो भी हमारी स्टाइलिंग होगी वो सारी की सारी दे दूँगी, तो वो उसे लॉगिन भी हो जाएगा। ओके। देन है हमारा सेकेंड चैप्टर, कलर एंड बैकग्राउंड्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो भी कलर थ्योरी एंड बैकग्राउंड थ्योरी होती है वो अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर जो भी हम बेस कलर लेंगे ना वो यहाँ पर हमें प्रीव्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से जो भी कलर चेंज कर रही हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं चेंज कलर यहाँ पर कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर RGB की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के जो हैश कलर्स थे वो भी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर हमें कोड मिल रहा है, देखो अगर मैं इसे चेंज करूँ तो RGB कलर, सारे कलर, यहाँ कोड, ये सारे चेंज हो रहे हैं। यानी कि हम सपोज़ मुझे ये कलर चाहिए तो मैं ये कलर ले सकती हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ से कॉपी कर सकती हूँ RGB की, एंड अगर मुझे हैश वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकती हूँ। ग्रेट। एंड टेक्स्ट कलर भी यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया या फिर ये हो गया। एंड टेक्स्ट कलर में भी यहाँ पर RGB वैल्यू, यहाँ पर कलर जो है वो चेंज हो रहा है, उसे भी हम वहाँ रख सकते हैं। अब ग्रेडियंट में अगर मैं ग्रेडियंट पर जैसे क्लिक करूँ तो जो भी ग्रेडियंट कलर था वो मुझे यहाँ पर मिल गया, एंड उसी के साथ साथ जो हमारा बैकग्राउंड का कलर था उसकी भी स्टाइलिंग चेंज हो गई है। जब हमने ये कलर लिया था तो तब हमारा जो बैकग्राउंड कलर था वो कुछ हैश वैल्यूज़ में था, लेकिन जैसे मैंने ग्रेडियंट कर दिया ना तो वो क्या हो गया, लीनियर ग्रेडियंट उसने यूज़ किया, एंड वहाँ पर 135 डिग्री और 2 कलर्स यूज़ किए जो कि ग्रेडियंट कर सके एक दूसरे को। एंड देन फ्लैट करूँगी तो फिर से वो जो कलर था फ्लैट कलर वो आ जाएगा। मैं यहाँ पर इमेज भी डाल सकती हूँ, अगर यहाँ पर मैंने इमेज URL कोई डाल दिया, सॉरी यहाँ पर मैंने कोई इमेज URL डाल दिया अगर, और यहाँ पर यूज़ इमेज करके क्लिक कर दिया तो जो प्रीव्यू में हम इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग जो क्लासेस होते हैं वो हम देख सकते हैं कि कैसे वर्क कर सकते हैं, जैसे कि रिपीट में नो रिपीट हो गया, रिपीट X हो गया, रिपीट Y हो गया। तो ये सारी जो है वो कलर प्रेजेंटेशन एंड बैकग्राउंड्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें होगी रिपीट हो गया, साइज़ हो गया, कवर, कंटेंट, वो ये जो है ये अगर हम यहाँ पर इमेज डालेंगे तो हमें दिखाई देगी। तो क्यों ना हम यहाँ से एक इमेज ले ही लें, इमेज सिंपली यहाँ से हम जो है एक इमेज ले लेंगे, जैसे कि अगर मैं ये इमेज लूँगी, कॉपी कर लूँगी, कॉपी कॉपी इमेज एड्रेस करके, एंड इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे और यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारे जो इमेज का प्रीव्यू है वो यहाँ पर दिख गया। अगर मैं लिखूँ कि नो रिपीट तो वो इमेज जो है वो रिपीट नहीं होगी, सिंपली वो सारा का सारा जो स्पेस है उसे जितना चाहिए उतना ही लेगी। रिपीट करूँ तो वो सारे के सारे वो बॉक्स को कवर करने तक रिपीट होती रहेगी। रिपीट एक्स करूँ तो एक्स एक्सिस में ही वो रिपीट करेगी। अब यहाँ पर उसने एक्स एक्सिस पूरा कवर कर दिया है, और अगर मैंने वाई करूँ तो वाई एक्सिस में वो रिपीट होती जाएगी। ये हो गया हमारा रिपीट क्लास। अगर साइज़ में करूँ तो मैं ऑटो कर सकती हूँ, तो ऑटो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली साइज़ लेगा जो कि इस वाले
बॉक्स को यानी कि इतने स्पेस को कवर कर लेगा। कवर करूँ तो जो इमेज है वो यहाँ पर कवर कर लेगी इस बॉक्स को। एंड कंटेंट करूँ तो जो एक्चुअल में हमारी जितनी इमेज है वो पूरी की पूरी इमेज वहाँ पर बैठेगी, वो चाहे कितनी भी छोटी हो जाए तो भी। एंड पोजीशन अगर मैं सेंटर करूँ या फिर टॉप करूँ तो टॉप में जाएगा, बॉटम करूँ तो बॉटम में आएगा, लेफ़्ट करूँ तो लेफ़्ट में रहेगा एंड राइट करूँ तो राइट में रहेगा। अटैच में स्क्रॉल एंड फिक्स, ये जो है ये फिक्स, लेकिन जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये फिक्स हो गया और स्क्रॉल के साथ ये यहाँ पर होगा। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर जो स्टाइलिंग्स होती है हमारे कलर प्रॉपर्टीज़ या फिर बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ की, वो चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर आपके हिसाब से कोई भी वैल्यू जो है वो चेंज करके देख सकते हैं। कैसे भी इसे अप्लाई करके देख सकते हैं, राइट लेफ़्ट बॉटम, और जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने जैसे इमेज यूआरएल लगाना तो बैकग्राउंड इमेज जो होगी हमारी यूआरएल आ गया यहाँ पर। तो ये यहाँ ऐसा चेंज होता है। देन नेक्स्ट है हमारा बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल क्या करेगा, यहाँ पर हम जब भी हमारे सीएसएस में ज़्यादातर पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर रेडियस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हमें बहुत बार जो है पता नहीं होता कि पैडिंग कितनी है, पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, या फिर पैडिंग कितनी देनी चाहिए, पैडिंग कैसी देनी चाहिए, पैडिंग एक्चुअल में अप्लाई कैसे होती है। तो यहाँ पर देखिए, पैडिंग मतलब क्या होता है कि ये जो अंदर का जो स्पेस है ना वो होती है पैडिंग। अंदर से स्पेस बढ़ेगा, पैडिंग अगर आप बढ़ाएंगे तो अंदर से स्पेस बढ़ेगा, वो होती है पैडिंग। आप जितना उसे बढ़ाओगे वो इतना बढ़ती जाएगी। और मार्जिन में होती है ये जो है, ये है मार्जिन। मार्जिन यानी कि ये बाहर की जो है मार्जिन, यानी कि ये जो बॉर्डर है इससे हम मार्जिन कितनी देना चाहेंगे वो होती है मार्जिन। तो यहाँ पर अब हम सेंटर में इसीलिए जो है मार्जिन हम यहाँ पर नहीं देख सकते, लेकिन मार्जिन वही होती है। देन बॉर्डर विथ में हम क्या करेंगे, इसकी जो बॉर्डर की विड्थ है वो यहाँ से हम घटा या बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर रेडियस में उसे हम सर्कल कर सकते हैं, तो सर्कल कितनी तक करेंगे कुछ इस तरीके से हम उसे देख सकते हैं कि सर्कल कैसे हो रहा है। एंड बॉक्स साइजिंग में हमें दो साइजिंग होती है, एक कंटेंट बॉक्स एंड सेकेंड जो है बॉर्डर बॉक्स। तो सिंपली यहाँ पर आप जो डिफरेंस है वो देख रहे हैं। देन चैप्टर 4 में क्या है, फॉन्ट्स एंड डिस्प्ले। तो जो फॉन्ट्स होते हैं एंड डिस्प्लेज होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। सपोज़ ये मेरा टेक्स्ट है, एडजस्ट माई फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग। तो जो ये वाली अ, तो ये वाला जो टेक्स्ट है उसे हम कस्टमाइज़ करेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँगी, तो जैसे जैसे मैं फॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँगी तो वो फॉन्ट साइज़ बढ़ती जाएगी या फिर घटती जाएगी। तो 37 पिक्सल पे वो जो फॉन्ट साइज़ है वो इतनी बड़ी मुझे दिख रही है। लाइन हाइट में मैं इसे लाइन हाइट दे सकती हूँ कुछ इस तरीके से, जितना चाहे उतना। अगर मुझे इतना पसंद आया तो मैं रख सकती हूँ। लेटर स्पेसिंग में वो जो लेटर्स हैं उनमें स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम उसे बढ़ाएंगे लेटर स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। एंड वर्ड स्पेसिंग में भी वर्ड स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हम हमारे जो टेक्स्ट होते हैं वो मैनेज कर सकते हैं। एंड डिस्प्ले प्लेग्राउंड में इनलाइन ब्लॉक या फिर ब्लॉक रीसेट, इनलाइन, नन। नन में हमें कोई जो डिस्प्ले है वो दिखेगा ही नहीं। इनलाइन में सारे इनलाइन दिखेंगे। ब्लॉक, इनलाइन एंड ब्लॉक में ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है वैसे, यहाँ पर हमें दिखाई भी नहीं दे रहा। एंड देन साइजिंग एंड पोजिशनिंग। सो यहाँ पर आप साइजनिंग एंड पोजीशन के बारे में सीखेंगे, जहाँ पर हम देखते हैं ना कि हमें साइज, सपोज़ एक बॉक्स है जिसे हमें इस कॉर्नर में लाना है, तो उसे हम साइज़ कैसे देंगे। तो फर्स्टली वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर का फर्स्ट जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है पोजीशन। तो पोजीशन में अलग अलग पोजीशन होती है, जैसे कि हो गया एब्सोल्यूट पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, स्टैटिक पोजीशन, फिक्स पोजीशन एंड स्टिकी पोजीशन। अगर मैं एब्सोल्यूट करूँ तो जो है वो एब्सोल्यूट रहेगा। रिलेटिव में एब्सोल्यूट एक तरीका फिक्स पोजीशन ही होता है, जिसे हम कुछ भी करके मतलब वो वहाँ पर रहेगा। एंड अगर मैं इसकी टॉप वैल्यू एंड देन उसके बाद उसे चेंज करूँ तो वो चेंज होता रहेगा। रिलेटिव, और रिलेटिव में भी स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या करेगा, वो उसी पोजीशन में रहेगा, वो नहीं हलेगा नहीं डुलेगा,
वहीं पर ही रहेगा। आप जितना चाहे कोशिश कर लो, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, वहाँ पर कुछ अप्लाई ही नहीं होगा। स्टैटिक यानी कि वो वहाँ पर ही बन के चिपका रहेगा, हिलेगा ही नहीं वहाँ से। फिक्स यानी कि जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है ना हमारे ऐप की, तो वहाँ पर जाके वो फिक्स हो जाएगा। मतलब जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो उसकी फिक्स वैल्यू होगी और वहाँ से हम उसे मूव कर सकते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग में जाके बैठेगा। एंड स्टिकी मतलब कि वो जो है वो स्टिकी रहेगा। एक एक जगह पर हम उसे एक जगह पर हम उसे रख सकते हैं स्टिकी करके। और यहाँ पर हमने टॉप या फिर लेफ़्ट एंड जी इंडेक्स की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और वैसे टॉप लेफ़्ट के साथ हम बॉटम एंड राइट भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर टॉप एंड लेफ़्ट ही यूज़ होता है। तो टॉप एंड लेफ़्ट हम कुछ इस तरीके से वैल्यू देख सकते हैं उसकी। लेफ़्ट हो गया, लेफ़्ट टॉप एंड टॉप। रैंडम वैल्यू ले ले तो ये रैंडम वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखेगी। देन रिस्पॉन्सिव यूनिट डेमो में यहाँ पर हमें हमारी फ़ॉन्ट साइज़ दिखती है। सपोज़ मेरी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 11 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज़ है 11 पिक्सल। तो जो अदर यूनिट्स होते हैं ना जिसमें हम अल्सो स्टाइलिंग में मेजर करते हैं, जैसे कि 1 रेम हो गया, आपने तो सुना ही होगा 1 रेम, या फिर 15 एम ई एम। तो वो क्या होता है, 1 रेम यानी कि 16 पिक्सल, 16 पिक्सल का 1 रेम होता है। एंड 1.5 एम 16.5 पिक्सल यानी कि 1.5 एम। और जैसे जैसे हम यहाँ पर बढ़ाएंगे इसे और घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज़ है वो चेंज होती रहेगी। यहाँ पर अब 30 पिक्सल इज इक्वल टू 1.5 एम हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ से चेंज होती रहेगी। एंड व्यू बॉक्स में हमने रैंडम साइज़ ले ली, तो यही पर वो जो रैंडम साइज़ है वो दिखाई देगी। देन नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 6 जो कि फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, हमारी जो भी वन एक्सिस में अगर हमारे पास बॉक्स है तो उनके जो कंट्रोल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्स है, वो हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि उनके डिस्प्ले वो कैसे दिखने चाहिए, वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए, वो यहाँ से हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हमें पोजीशन देते हुए या फिर डिस्प्ले उसे एक पोजीशन देनी होती है, तो वो हम कैसे देते हैं। डिस्प्ले में डिस्प्ले होते हैं जैसे कि फ्लेक्स डिस्प्ले हो गया या फिर ग्रिड हो गया, फ्लेक्स रो हो गया, फ्लेक्स कॉलम, वो तो उसके टाइप है। वो होते हैं फ्लेक्स। तो यहाँ पर फर्स्टली जस्टिफाई कंटेंट हमने फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया, अलाइन आइटम सेंटर है, फ्लेक्स रैप है। फर्स्टली नो रैप कर लेते हैं। एंड गैप जो है इसका गैप बढ़ता है। गैप भी एक प्रॉपर्टी है हमारे CSS की, जिससे हम अगर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है और सपोज़ हमारे पास 4 बॉक्स है, यहाँ पर आपको दिख ही रही है, तो 4 बॉक्स में हमने डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स, तो वो एक लाइन में आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर गैप कम है तो हम गैप देकर उसका गैप जो है वो बढ़ा सकते हैं। देन नेक्स्ट होगा हमारा फ्लेक्स एंड। तो ये क्या करेगा, जाकर बैठेगी चारी की चारी बॉक्स एंड से, तो एंड से चालू होंगे ये। सेंटर में रखेंगे तो सेंटर में आ जाएंगे। स्पेस बिटवीन करेंगे तो स्पेस बिटवीन क्या कर लेता है ये, यानी कि इक्वल स्पेस ले लेता है, इक्वल स्पेस। एंड स्पेस अराउंड में इक्वल स्पेस ही होता है, लेकिन यहाँ से लेफ़्ट एंड राइट से जो है वो स्पेस छोड़ देते हैं, वहाँ से भी इक्वल स्पेस रहेगा। एंड स्पेस इवनली। तो ये जस्टिफाई कंटेंट के 6 टाइप्स यहाँ पर हमने देखे। अलाइन आइटम्स में सेंटर होता है, फ्लेक्स स्टार्ट होता है, फ्लेक्स एंड होता है, देन स्ट्रेच होता है एंड बेसलाइन होता है। तो जो जस्टिफाई कंटेंट है ना वो हम हॉरिजॉन्टली मैनेज कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें हॉरिजॉन्टली उसकी पोजीशन मैनेज करनी है तो जस्टिफाई कंटेंट हम यूज़ करते हैं। एंड अलाइन आइटम हम यूज़ करते हैं जब हमें वर्टिकली उसकी पोजीशन अलाइन करनी हो। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लेक्स स्टार्ट करूँगी तो ये वर्टिकली स्टार्ट में जाएगा, और यहाँ पर मैं फ्लेक्स स्टार्ट करूँगी तो ये हॉरिजॉन्टली स्टार्ट में आएगा। तो जस्टिफाई कंटेंट हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए एंड अलाइन आइटम हम वर्टिकल पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड फ्लैग्स में रैप, नो रैप, रैप रिवर्स, वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और वो चेंजेस यहाँ पर अप्लाई होंगे और हम उसी तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं। सो देन 7 चैप्टर है हमारा ग्रिड एंड मीडिया क्वेरीज का। यहाँ पर हमने डिस्प्ले देखा था हमारा फ्लेक्स का, यहाँ पर हम डिस्प्ले देखेंगे हमारे ग्रिड का। तो ग्रिड भी हम यूज़ करते हैं इन मेनी डिफरेंट टाइप्स। सो ग्रिड में क्या होता है, ग्रिड में हम हमारे जो लेआउट होता है ना, रो एंड कॉलम्स का लेआउट, उसे मैनेज कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास बॉक्सेस है और उसे हमें एक
प्रॉपर वे देना है, एक मैनेज करना है, वो ओवरफ्लो ना हो इसलिए। तो वहाँ पर हम ग्रिड का यूज़ इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके से। सो यहाँ पर ग्रिड है, जैसे हम जहाँ पर एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि कॉलम हो गया, गैप हो गया, या फिर रोज़ हो गए, या फिर टारगेट इंडेक्स जो भी है। अगर मैं करूँ कि मुझे रो 5 चाहिए, से 6 चाहिए, 4 चाहिए, या फिर 3, 2, 1, तो एक ही रो में उतने ही बॉक्सेस आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। हम जितने देंगे उतने एक रो में उतने आएंगे। उसके बीच का जो गैप है वो हम बढ़ा या घटा सकते हैं। स्पैन आइटम में यूज़ कर सकते हैं। टारगेट इंडेक्स 1 है या फिर 2 है, वैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसे 3 करूँ तो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, यानी कि हमें फर्स्ट 3 जो बॉक्स है उनमें ही ये जो स्टाइलिंग है कॉलम 2 की वो अप्लाई करनी है। तो वो यहाँ पर वो वैसे वर्क करेगा जैसे हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक मीडिया क्वेरी का डेमो भी रखा है। तो ऐड अ टेम्परेरी मीडिया क्वेरी दैट चेंजेस बॉडी बैकग्राउंड अंडर अ फीट। हमने यहाँ पर विड्थ क्या रखी है 700, और इसे हम जैसे इंजेक्ट करेंगे तो हमें जो मीडिया क्वेरी का एक सिंपल सा एग्जांपल है वो यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि हमारे बॉडी बैकग्राउंड है वो चेंज करेगा। सो ऐड मीडिया मैक्स विथ 700, बॉडी बैकग्राउंड बैकग्राउंड का कलर ये नॉट इम्पॉर्टेंट। सो ऐड मीडिया हम यूज़ किस लिए करते हैं? फर्स्टली तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन होगा। ऐड मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो ऐड मीडिया में ये जो मैक्स विड्थ 700 दी है ना हमने, ये हमने ब्रेक पॉइंट दिया है, यानी कि जैसे हमारी जो स्क्रीन है वो 700 पिक्सल में टच करेगी तो जो ये वाली स्टाइलिंग है वो वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो इससे हम हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव करते हैं ऐसे अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स देके। तो मीडिया कोरिया हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनिमेशन का। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि एनिमेशन एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट एनिमेशन में हम क्लास यूज़ करते हैं रोटेट। तो रोटेट में हम जो हमारा एलिमेंट है उसकी रोटेशन फिक्स कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर 0 0 या फिर 1% कर दिया तो वो 1% से रोटेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर उसे 90 डिग्री में घुमा दूँ, यहाँ पर 90 डिग्री, तो वो जो एफेक्ट्स है वो पूरा 90 डिग्री में फिर घूम गया है। और अगर मैं -90 डिग्री करूँ तो वो भी -90 डिग्री में फिर से घूम गया है। वो इस तरीके से रोटेट करेगा अगर मैं चाहूँ तो। स्केल में मैं इसे स्केल में जो 1 होती है ना वो बेसिक लेवल की, यानी कि जो भी बेसिक साइज़ होती है वो 1 होती है। देन उसके नीचे हम इसे स्केल कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर भी इसे हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, स्केल 0.5 टू 2 तक, जिसे हम एनिमेशन में यूज़ करते हैं ताकि एक अच्छा सा इफ़ेक्ट जो है वो हम उसे दे सकें। ट्रांसलेट एक्स में ये ट्रांसलेट करेगा एज अ एक्स एक्सिस, ट्रांसलेट वाई में ये ट्रांसलेट करेगा एज अ वाई एक्सिस। हम इसे कोई भी पोजीशन नहीं दे, ये इसी एक्सिस में ट्रैवल करता रहेगा। एसक्यू 0% में ये हमें कुछ इस तरीके से जो फ्लैट सरफेस होते हैं ना वो उस तरीके से ये दिखाई देगा। तो अगर हमें कुछ एनिमेशन ऐसे चाहिए जहाँ पर हमें कुछ फ्लैट सरफेस की तरह दिखाना पड़े तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। और ये तो सारे ट्रांसफॉर्म्स के प्रॉपर्टीज़ थे। और एनिमेशन इसे हम एनिमेशन में भी यूज़ करते हैं। एंड एनिमेशन जनरेटर में मैं यहाँ पर एनिमेशन जनरेट करूँगी 2 सेकेंड्स के लिए। टाइमिंग जो होगा वो मैं इज़ लीनियर इन आउट इज़ इन इज़ आउट इज़ इन आउट सारे कर सकती हूँ। सपोज़ मैंने इज़ इन आउट ले लिया और इटरेशन जो है वो 2 रख दिए तो प्ले करूँगी। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो जो है वो एनिमेट हो रहा है। मैंने 2 ही इटरेशन रखे तो 2 बार इटरेट होके वो स्टॉप हो गया। फिर से देखोगे तो इज़ आउट एनिमेशन वो दिख रहा है। जो भी हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दी है रोटेशन की, स्केल की, ट्रांसलेट एक्स वाई स्क्यू, वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अप्लाई होकर ड्यूरेशन 2 मिनट्स, टाइमिंग इज़ इन आउट एंड इटरेशन के हिसाब से वो एनिमेट कर रहा है। और उसे उसकी जो है आपको यहाँ पर कोड भी मिल जाएगा, जैसे कि ऐड की फ्रेम्स, यूज़र एनिमे, 0% में ट्रांसफॉर्म स्केल 0.5, रोटेट डिग्री, सारा का सारा जो कोड है अगर यही कोड आप अपने CSS में पेस्ट करेंगे तो वो भी ऑब्जेक्ट इसी तरीके से एनिमेट करेगा। हमारी जो CSS है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब है हमारी जावास्क्रिप्ट।
तो हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है। सो जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट चैप्टर है हमारा गेटिंग स्टार्टेड। जावास्क्रिप्ट एड्स बिहेवियर टू स्ट्रक्चर यानी कि HTML एंड प्रेजेंटेशन यानी कि CSS. इट कैन रिएक्ट टू यूजर इनपुट, update and down without reloading fetch data from servers and control multimedia. Keep the console open while learning. Experimentation is the fastest path. तो यहाँ पर एक सिंपल से लिखा है द कंसोल डॉट लॉग मेथड प्रिंट द वैल्यू फ्रॉम द डिबगिंग। तो जो जावास्क्रिप्ट होती है वहाँ पर अगर हम डिबगिंग करना चाहते हैं या फिर कोई भी मैसेज जो है वो हमें प्रिंट करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते हैं, जिससे हमें डिबगिंग में हेल्प होती है। अगर मैं लोड मैसेज करूँ तो यहाँ पर मुझे इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो ये क्या है, हम जावास्क्रिप्ट 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं हमारे कोड में। एक होती है इनलाइन जावास्क्रिप्ट, देन इंटरनल जावास्क्रिप्ट एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इनलाइन जावास्क्रिप्ट यानी कि जो हमारी HTML है वहाँ पर ही हम डायरेक्टली हमारी जो जावास्क्रिप्ट वो लिखे उसी टैग में। इंटरनल जावास्क्रिप्ट यानी कि हमारे बॉडी टैग में सबसे नीचे एक स्क्रिप्ट टैग स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारी जो भी जावास्क्रिप्ट है वो लिखे। एंड देन थर्ड लास्ट पार्ट है कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक दूसरी फाइल बनाएंगे, सपोज मेन डॉट स्क्रिप्ट या फिर कोई भी नाम की या फिर ऐप डॉट जेएस, और उसे हमारे मेन फाइल में इंपोर्ट करेंगे यानी कि हमारे HTML फाइल में इंपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम हमारी जावास्क्रिप्ट 3 तरीके से लिख सकते हैं। देन है हमारे वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो वेरिएबल्स तो हम सब यूज़ करते हैं एंड जावास्क्रिप्ट में मोस्टली तो हम var, let एंड const 3 वेरिएबल्स है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम var को टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें एग्जांपल आ गया, var इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 एंड रीअसाइन x इज इक्वल टू 2, ओके। रीडिक्लेयर var 8 इज इक्वल टू 3, ओके। यानी कि var जो होता है वो टेम्परेरी वैल्यू स्टोर करता है, हम उसे कभी भी रीअसाइन रीडिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो हम चेंज कर सकते हैं। इसका हम var यूज़ करते हैं। देन लेट में भी हम सपोज हमने लिया है लेट y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी वैल्यू हम अज्यूम करते हैं एंड देन बाद में उसे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स में ऐसा नहीं होता। कॉन्स में अगर हम एक बार वैल्यू असाइन कर दें किसी वेरिएबल को तो वो वैल्यू फिर से हम असाइन नहीं कर सकते, वो फेल हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। सो इन वन लैंग्वेज जो टेस्ट वैर होते हैं वो फंक्शन स्कोप लेगेसी होती है, यानी कि एक फंक्शन में उनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। देन जो लेट है वो एक म्यूटेबल है, वो चेंज होते रहते हैं एंड जो कॉन्स्ट है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होंगे। अब ऑपरेटर प्लेग्राउंड, यहाँ पर हम ऑपरेटर एंड ऑपरेंड का एक बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज हमने लिखा 7 + 3 = 10, अगर मैं यहाँ पर -3 इज इक्वल टू करूँ तो 4, यहाँ पर कोई भी जो ऑपरेटर है वो ले सकती हो एंड मुझे आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर हम जो डेटा टाइप है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3, तो ये क्या है, ये डेटा टाइप है नंबर। सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कुछ भी इस तरीके की वैल्यू तो डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। अगर मैं पॉइंट में लिखना चाहूँ तो वो नंबर होगी। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखूँ वो स्ट्रिंग होगी। तो ये जो है अलग अलग हमें डेटा टाइप्स यहाँ पर दिखाता है, ओके। तो यहाँ पर हम हमारी जो भी डेटा टाइप्स है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। देन चैप्टर 3 जो कि है कंट्रोल फ्लो। Control flow decide what run and how many times. Master if, else if, switch and iterate with loops. Prefer for of arrays and for in for object. So जो कंट्रोल फ्लो होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि हमारे जो कोड है वो कितनी टाइम एंड क्या रन करेगा। सो ये जो है ये मैं इवन और चेक कर यूज़ कर रही हूँ। सो 10 जो वैल्यू है वो है इवन, 11 अगर मैं करूँ तो वो ऑड होगी। लेकिन बैकग्राउंड में सिर्फ 11 वैल्यू इवन है या ऑड है वो चेक करने के लिए वो कितनी बार लूप रन कर रहा है, उसे 1 से लेकर 11 तक हर एक बार लूप रन करना पड़ेगा ताकि वो देख सके कि जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो ये लूपिंग स्टेटमेंट है जो कि ये इटरेट होते हैं। देन लूप डेमो फॉर वाइल,
ये जो है ये फॉर एंड वाइल लूप है। सपोज़ कि यहाँ पर हमने 5 लिखा एंड फॉर लूप लिखा, तो रन करेंगे तो फॉरवर्ड, फॉर 2, फॉर 3, फॉर 4 एंड फॉर 5। सो जो लूप का आउटपुट है वो डायरेक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर वाइल करूँ एंड रन करूँ तो सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं है। देन स्विच डेमो डे, ये जो है ये स्विच स्टेटमेंट है, हम यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है फंक्शंस। So functions encapsulate reusable behavior in for small single purpose function. Arrow functions are concise. Traditional functions have their own. These dot prefer pure function and predictability. जावास्क्रिप्ट में वाइडली हम फंक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई जब भी हमें कोई लॉजिक लिखना होता है किसी के लिए, या फिर कोई वर्किंग लॉजिक लिखना होता है, तो वहाँ पर हम फंक्शन ही यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर एक एग्जांपल है फंक्शन इनकैप्सुलेट यूजेबल लॉजिक का, जहाँ पर जो ऊपर एग्जांपल था वही हमने यहाँ पर लिया है, लेकिन हम यहाँ पर इनकी वैल्यू चेंज करेंगे एंड रन करेंगे, लेकिन ये एक फंक्शन है। सो यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन, जैसे कि अगर मैंने लिखा लाइक और परम्स में दिया 1 रिटर्न में। सो अगर मैं परम्स देना चाहूँ तो मैं दूंगी यहाँ पर हमने हमारा जो फंक्शन है वो क्रिएट कर लिया। जैसे हमने नेम दिया है, फंक्शन नेम है नेम, जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो हो गया हाई एंड रिटर्न हाई प्लस हाई। सो ये हो गया फंक्शन। अगर हम इसे कॉल करें, इसी फंक्शन को अगर हम कॉल करें तो जो आउटपुट है ना वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ये जो है वो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 12 तो हाई 12, ये फंक्शन हम कुछ इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। यानी कि एक फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, नेम दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, वो वैल्यू क्या रिटर्न, वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा वो दे रहे, फंक्शन बिल्ड करे। देन यहाँ पर हमारे जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है वो पास कर रहे हैं एंड कॉल करेंगे तो हमें हमारा आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। देन है स्ट्रिंग एंड एरेज। स्ट्रिंग एंड एरेज तो हम बहुत यूज़ करते हैं हर एक हमारे कोड में। So strings are immutable sequence of characters and array are the order and mutable list. यहाँ पर slice includes push, pop, shift, unshift, ऐसे अलग अलग जो मेथड्स है वो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। आई थिंक आपने यहाँ ये जो मेथड्स है वो बहुत बार यूज़ की होगी। सो स्ट्रिंग मेथड में हेलो वर्ड स्लाइस 0 एंड स्लाइस इन 5 करेंगे और अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलती है। अगर मैं स्टार्ट 3 करूँ एंड स्लाइस 5 करूँ तो ये स्लाइस जो है वो येलो हो जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग से वो 3 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे एंड एंड करेंगे 5 इंडेक्स तक। तो ये वैल्यू जैसे जैसे मैं स्लाइस करती जाऊँगी वो चेंज होती जाएंगी। एंड एरे मेथड में भी मैं एरे ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि सपोज़ मेरे पास एक एरे है, यही ले लेती हूँ मैं, और देन बनाना, तो इसे मैं शिफ्ट कर सकती हूँ तो ये इस लिस्ट में जो है ऐड हो जाएगा। अनशिफ्ट कर सकती हूँ, देन पॉप कर सकती हूँ। पॉप में क्या होगा, तो वो एक एक एलिमेंट पॉप करता जाएगा। अगर मैं इस लिस्ट में एक एलिमेंट पुश करना चाहूँगी तो सिंपली मैं अगर यहाँ पर लिखूँ ग्रिप्स और पुश करूँ तो ये जो है वो इस लिस्ट में इस एरे में हमारा एलिमेंट पुश कर देगा। अगर कुछ भी यहाँ पर लिखूँ एंड पुश करना चाहूँ तो पुश कर सकती हूँ। अगर शिफ्ट करूँ तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सिंपली एरे के जो मेथड्स है वो शिफ्ट, पुश, अनशिफ्ट एंड पॉप जो भी है। देन चैप्टर 6 मैथ एंड डेट। यहाँ पर हम कुछ मैथ के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रैंडम हो गया, सेल हो गया, पॉ हो गया एंड SQRT हो गया। रैंडम वैल्यू हम जब भी हमें कहीं भी रैंडम वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम रैंडम मेथड यूज़ करते हैं, तो ताकि वो हमें जो है रैंडम वैल्यूज़ देता रहे। सेल यूज़ कर सकते हैं, पॉ यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम रैंडम करें तो हमें कुछ इस तरीके से हर बार एक रैंडम वैल्यू मिलती जाएगी जो कि हमें भी पता नहीं होगी क्या होगी। देन सेल में सेल 4 3.2 की सेल जो है वो 4 होगी। देन पा एंड SQRT, यानी कि स्क्वायर रूट, जो SQRT है वो स्क्वायर रूट निकालता है। इस तरीके से जो मैथ फंक्शन है वो वर्क करते हैं। एंड लाइक क्लॉक एंड डेट पार्ट्समध्ये करंट टाइम, जहाँ पर डे, वीकली, मंथ,
ईयर एंड मिली सेकंड हम कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मुझे मेरे ऐप में डे लेना है या फिर वीक डे लेना है या फिर मंथ, ईयर, मिली सेकंड या फिर करंट टाइप भी लेना है तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ। एज जो भी वैल्यू मैं देना चाहूँ वो दे सकती हूँ। सो डॉम एंड इवेंट्स, डॉम एलिमेंट्स जावास्क्रिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डॉम इज अ लाइव ट्री रिप्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट क्वेरी देन म्यूटेड अटैच इवेंट लिस्टनर्स इंस्टेड ऑफ inline handler to keep the structure and behavior separate. So हम जो है ओरिजिनल टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डॉम एलिमेंट। डॉम एलिमेंट में हम वहाँ पर कोई भी इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हैं। डॉम एलिमेंट से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं हमारे HTML को डायनामिकली, जो कि एक यूज़ है डॉम एलिमेंट का। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सपोज सेक्शन, तो वो जो सेक्शन है ना वो हाईलाइट हो जाएगा। ये सेक्शन आप देख रहे हैं कि मैंने सेक्शन लिखा तो सेक्शन हाईलाइट हो गया। अगर मैं कुछ और लिखूँ तो वो हाईलाइट हो सकता है। यानी कि जावास्क्रिप्ट में डॉम एलिमेंट्स में क्वेरी सेलेक्टर होते हैं जो कि क्वेरी को सेलेक्ट करते हैं और अब उसे हम जब जैसा चाहे वैसा मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इवेंट लिसनर में कुछ इवेंट लिसनर होते हैं जैसे कि क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया एंड माउस एंटर हो गया। तो क्लिक में अगर मैं करूँ अटैच, तो एक ही क्लिक में मैं जैसे जैसे क्लिक करूँगी तो वो अटैच होते जा रहे हैं। यहाँ पर भी इंटरेक्ट विथ मी, इंटरेक्ट विथ मी, इंटरेक्ट विथ मी कर, अगर मैंने एक बार क्लिक किया तो इवेंट कॉल हो रहा है। लेकिन अगर मैं डबल क्लिक पर क्लिक करूँ, अटैच करूँ एंड यहाँ पर अब देखो मैं एक बार क्लिक करूँगी तो कुछ नहीं होगा, मैं 2 बार क्लिक करूँ तो डबल क्लिक होगा। यहाँ पर 2 बार क्लिक करूँ तो डबल क्लिक इवेंट फायर होगा। और अगर मैं माउस एंटर करूँ, अटैच करूँ, तो इस बार तो मैं जैसे माउस एंटर करूँगी वो जो इवेंट है वो कॉल हो जाएगा। देख रहे हैं आप? तो ये है इवेंट लिसनर। एंड देन चैप्टर 8 होगा हमारा असिंग एंड oops. Async pattern prevents blocking, callbacks, promises, async await, oops with class, sugar builds on prototypes, combine composition plus small abstractions over inheritance, heavy designs. सो असिंक अवेट हम यूज़ करते हैं जो कि एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, जहाँ पर हम कॉल पैक्स, प्रोमिसेस वो सब यूज़ करते हैं। रन असिंक टास्क, रन असिंक टास्क में हमने एक प्रॉमिस स्टिमुलेट किया। वो प्रॉमिस क्या करेगा, जब तक वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक वो प्रॉमिस वेट करेगा एंड जैसे उसे वो कंडीशन मिल जाए या फिर वो आउटपुट मिल जाए तो वो प्रॉमिस जो है रिजॉल्व हो जाएगा और हमें स्टेटस मिल जाएगा ओके एंड डिले जो भी वैल्यू होगी वो। असिंक अवेट फेच में हम टू डू फेच कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र आईडी होगी 1 ID टाइटल एंड कंप्लीटेड फॉल्स। ये एक असिंक एंड अवेट का फेच एग्जांपल हम ले सकते हैं। देन सिंपल क्लास डेमो, सो यहाँ पर हमारा पर्सन नेम एंड एलिस बिल्ड क्लास करेंगे तो पर्सन इज़ नॉट डिफाइंड। क्लास नेम क्या होगा हमारा, सपोज हमने यहाँ पर लिखा नेम, प्रॉपर्टी में लिखा हमने सपोज नेम एंड एलिस जो है वो होगी वैल्यू, यहाँ पर भी लिखा हमने वैल्यू। और अगर मैं बिल्ड करूँ क्लास तो मेरा जो क्लास है वो यहाँ पर बिल्ड हो गया। जैसे कि देख सकते हैं क्लास नेम में क्या रखा है हमने, नेम। देन कंस्ट्रक्टर का नेम है नेम, दिस डॉट नेम, ये कंस्ट्रक्टर है और बाद में हम उसे कॉल कर सकते हैं इस तरीके से। एक फंक्शन है डिस्क्राइब नेम का, रिटर्न नेम नेम विथ नेम डॉट दिस नेम, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। एंड अगर मैं इसे कहूँ इस तरीके से हम हमारा सिंपल क्लास जो है वो जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। एंड देन टाइमर डेमो जो कि होते हैं सेट टाइम आउट। जावास्क्रिप्ट में सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल दो टाइमर होते हैं, टाइमर जो कि हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने सेट टाइम आउट यूज़ किया है तो ये क्या करेगा, एक स्पेसिफिक अगर हमें कोई मैसेज है वो अगर स्पेसिफिक टाइम के बाद ही दिखाना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि शो मैसेज इन 2 सेकेंड्स, तो जो मैसेज है ना वो 2 सेकेंड के बाद ही हमें शो होगा। जैसे कि अगर मैं दिखूँ तो 2 सेकेंड वेट करने के बाद मुझे मेरा मैसेज मिल जाएगा। तो ग्रेट, होप है, आई होप कि आपको अच्छे से जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जो भी बेसिक है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, इस क्रैश कोर्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए तो आप भी वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसी के साथ साथ मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और अगर अगले बार मैं कौन से प्रोजेक्ट बनाऊँ आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ताकि अगर हमारा इंटरेक्शन बना रहेगा, आप हमें प्रोजेक्ट बताएंगे तो मैं वो प्रोजेक्ट बना सकती हूँ और आपको भी सीखने को मिलेगा। सो
एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करना। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी मेरे चैनल के बारे में पता चले। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगली बार फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।